नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संघ में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में अध्ययन किया था। केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध क्या हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा केंद्र राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध हैं उनके बारे में। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे जो कठिन समस्या है वह संघ तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना। यद्यपि संविधान के तत्व संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाइयों का अनुभव होगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की ताकि प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। अब प्रशासनिक संबंध का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है? भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई। कौन से में? 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची के विषय के संबंध में प्रशासनिक अधिकार सामान्यतया राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियां द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। अब प्रशासनिक संबंध क्या हैं? प्रशासनिक संबंध के बारे में भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे, इसलिए प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे। राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर किसका नियंत्रण बना रहे? संघ का। और संघ एवं राज्यों के बीच में कम से कम संघर्ष की संभावना रहे। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, दूसरा राज्यों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के उपाय। तो पहला है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के निम्नलिखित साधनों को अपनाया गया है। पहला, राज्य सरकारों को निर्देश। पहला क्या है? राज्य सरकारों को निर्देश। निर्देश में क्या? केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद्धति को अपनाया गया और इसी के आधार पर नवीन संविधान में इसे अपनाया गया है। अनुच्छेद 256। कौन सा? अनुच्छेद 256। 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित करे। कार्यपालिका शक्ति राज्य की संसद द्वारा जो कानूनों का निर्मित किए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित करे। संघीय कार्यपालिका को यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया कि संसद द्वारा पारित विधियों में के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा न पहुंचे। अनुच्छेद 256 के अनुसार। अनुच्छेद 257 के अनुसार उपबंधित किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रकार के लिए आवश्यक दिखाई दे। यह देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचारों साधनों को उचित देखभाल करें। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों तथा रेल पथों के निर्माण,
देखभाल तथा संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका के निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा उस अतिरिक्त धनराशि का वहन संघीय सरकार को करना होगा। उल्लेखनीय बात यह है इसमें कि अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न किए जाने पर राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर राज्य में के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा है राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना। राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना, अनुच्छेद 258 निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकते हैं। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने के लिए जो खर्च होगा वह उसका वहन संघीय सरकार करेगी। ठीक है। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें क्या है, संविधान संघ और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की व्यवस्था है जो संघ और राज्यों के लिए सामान्य है, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि राज्यसभा 2/3 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कोई नवीन अखिल भारतीय सेवाएं का निर्माण कर सकती है। यद्यपि इन सेवाओं के सदस्यों का वेतन, भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासन संबंधी कार्रवाई संघीय गृह मंत्रालय तथा संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर ही की जा सकती है। ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। चौथी है सहायता अनुदान, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। पांचवा है आपातकाल की घोषणा। इन सब के अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये थी राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। अब दूसरी है केंद्र राज्य मतभेदों के निवारणों की विधियां। संघीय शासन प्रणाली में पारस्परिक सहयोग होना आवश्यक है। यद्यपि राज्यों को पृथक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तथा फिर भी संविधान में निम्नलिखित विषयों पर राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है। पहला, संघीय क्रियाओं, अभिलेखों व न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना। अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपस्थित रीति के अनुसार होगा। यह भी आयोजित किया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग के दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश उस राज्य के अंदर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। दूसरा, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी अंतर्राज्यीय नदी या घाटी के या जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। ऐसे विवाद के संबंध में संसद यह निर्णय भी कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है।
यद्यपि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि वह सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकेगी। इस परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामर्श देना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली बार जून 1990 में राज्य परिषद की स्थापना की गई। चौथा है क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जा सकता है। व्यवहार में संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों के कार्य उन विषयों के से संबंधित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या संघ और एक या एक से अधिक राज्य रुचि रखते हों। 5वां है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा उसको ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है जो वह आवश्यक समझे। और छठा अंतिम है, इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे कुछ विषय हैं जिसका संबंध दोनों सरकारों से है, तथापि इनका निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है। उदाहरण के लिए निर्वाचन, लोक परीक्षण, राज्यपाल की नियुक्ति आदि। तो ये थे भारतीय संघ में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंधों का टॉपिक यहीं खत्म होता है और अगले वीडियो में हम भारत के संघ के केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।